नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले असम में भाजपा को बड़ा झटका। अहम सहयोगी बीपीएफ ने साथ छोड़ के कांग्रेस के साथ मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, असम में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और अब सहयोगी दल ने साथ छोड़ दिया है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल का। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार बन रही है ममता बनर्जी की सरकार और भाजपा को फिर से यहां पर लगेगा बड़ा झटका। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी से कर सकता है मुलाकात। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से बंगाल के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चुनाव से पहले असम में बीजेपी को बड़ा झटका। अहम सहयोगी बीपीएफ ने साथ छोड़ कांग्रेस से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष हग्रमा मोहिल्लीरे ने भाजपा गठबंधन से अलग होने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह ऐलान किया कि असम में बीपीएफ अब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। इसके नेता हग्रमा मोहिल्लीरे ने सोशल मीडिया पर भाजपा गठबंधन से अलग होने की जानकारी दी। असम में 27 मार्च से 6 अप्रैल के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे। महाजट गठबंधन में शामिल होंगे। मोहिल्लीरे ने शनिवार शाम सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, विकास, शांति और एकता के लिए स्थिर सरकार जरूरी है। हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने महाजट गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। अब हम भाजपा के किसी तरह की दोस्ती नहीं रखना चाहते। आने वाला चुनाव हम महाजट गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेंगे। बीपीएफ का गठन 2005 में हुआ था। कोकरझार जिले में इसका प्रभाव है। पिछले चुनाव में यह पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ी थी और तब इसने 126 सदस्यीय विधानसभा में 12 सीटें हासिल की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल ओपिनियन पोल। पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता सरकार, बीजेपी रहेगी 100 के पार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखा सकती है। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक सूबे में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी के खाते में 100 से ज्यादा सीटें जा सकती है। पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लगता दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें ही मिल सकती है। जाने आंकड़ों में बीजेपी के पिछड़ने पर क्या बोले एक्सपर्ट। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने सर्वे में बीजेपी के पिछड़ने को लेकर कहा, बीजेपी सर्वे में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन उसके खाते में आने वाले वोट लेफ्ट और कांग्रेस का है। वहीं टीएमसी का वोटर अब भी उसके साथ मजबूती से जुड़ा दिख रहा है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंध न लगा पाने के चलते बीजेपी को यह स्थिति देखनी पड़ सकती है। हालांकि बीजेपी का यह उभार भी अप्रत्याशित ही है। पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल के ग्रेटर कोलकाता रीजन की 35 सीटों में टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस लेफ्ट को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को उत्तर बंगाल में बढ़त। उत्तर बंगाल के क्षेत्र की 56 सीटों में 21 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा टीएमसी को यहाँ 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 से 15 सीटें मिल सकती है। इन 84 सीटों पर टीएमसी को बढ़त। दक्षिण पूर्व बंगाल की 84 सीटों में से 43 से 47 सीटें टीएमसी के खाते में जा सकती है। इसके अलावा बीजेपी को यहां 24 से 28 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस लेफ्ट को यहां 12 से 14 सीटें मिल सकती है। दक्षिण पश्चिम बंगाल में भी ममता आगे। अब 119 सीटों वाले दक्षिण पश्चिम बंगाल क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में टीएमसी को 65 से 69 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 45 से 49 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट यहां भी 4 से 6 सीटें ही हासिल करती दिख रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर, ममता बनर्जी से कर सकते हैं मुलाकात। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल कर दौरे पर हैं। वे आज दोपहर 12 बजे गुवाहाटी से कोलकाता पहुंचेंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव दोपहर को ही कोलकाता में आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। तेजस्वी के कोलकाता के दौरे के समय आज शाम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने की संभावना है। तेजस्वी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका को लेकर भी ममता बनर्जी से बात कर सकते हैं। पार्टी का करना चाहते हैं विस्तार। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आरजेडी की भूमिका के सवाल पर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि वह इन राज्यों में अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, इसको लेकर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। दोनों राज्यों में गठबंधन की कोशिश।
आरजेडी असम और पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। असम की यात्रा के दौरान तेजस्वी ने कांग्रेस नेता रिपुन बोरा से मुलाकात की। वह असम में कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। गौरतलब है कि तेजस्वी ने दोनों राज्यों के लिए पार्टी के दो वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक को प्रभारी बनाया था। इन दोनों नेताओं ने लगातार असम और पश्चिम बंगाल के दौरे किए थे। इसके बाद अब तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात से पहले राहुल गांधी का पीएम मोदी को चैलेंज, हिम्मत है तो किसान और जॉब की बात करो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चैलेंज किया है। राहुल गांधी ने कहा कि हिम्मत है तो पीएम मोदी रोजगार और किसानों की बात करके दिखाएं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हिम्मत है तो करो, #किसान की बात, #जॉब की बात। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। इससे पहले उन्होंने शनिवार को महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को घेरते हुए लिखा था, क्या कोई ऐसी जगह है जहां रोजमर्रा की जरूरत का सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए जनता से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर लोगों से इस महीने की शुरुआत में मन की बात कार्यक्रम के लिए अलग अलग विषयों पर विचार और सुझाव मांगे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का यह 74वां संस्करण है। इन मसलों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी देश में फिर से बढ़ते कोरोना के मामले और 1 मार्च से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर अपने विचार रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों के परीक्षाओं का समय नजदीक है। ऐसे में पीएम मोदी एग्जाम्स को लेकर भी कुछ टिप्स दे सकते हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर भी पीएम मोदी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कौन कह रहा है आंदोलन खत्म होगा? राकेश टिकैत बोले 2024 तक चलेगा हमारा आंदोलन, पूरा प्लान भी बताया। जी हां दोस्तों, पिछले 92 दिनों से अधिक समय से देश भर से आए किसान दिल्ली से सटे सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में राकेश टिकैत ने बताया कि अब किसानों का मूड क्या है, किसान आंदोलन की दशा और दिशा क्या है। इस पर राकेश टिकैत ने साफ करते हुए कहा कि इस देश में लुटेरे घुस गए हैं जिन्हें भगाना जरूरी है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कौन कहता है कि आंदोलन खत्म हो गया। राकेश टिकैत ने कहा, हम पूरे देश में जाएंगे, हम भी ये बताएंगे कि सरकार ना बात कर रही ना कोई भाव दे रही। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम 10 से 12 साल तक जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। इतने मुकदमे लग जाएंगे तो कौन बचेगा। ऐसे ही जो किसी को थोड़ा सा भी हाथ लग गया तो उस पर 307 की धारा लग रही है। राकेश टिकैत आगे बोले, कई लोगों को नोटिस भी मिल रहे हैं, ये सब चल रहा है। आंदोलन खत्म कहाँ हुआ है? किसने कहा आंदोलन खत्म हुआ? 2024 तक ये चलेगा, फिर ये सरकार हट जाएगी। सरकारों को अपना काम करना चाहिए। जो लुटेरी कंपनीज आ रही हैं, ये वो लुटेरे हैं, लुटेरे आ गए हैं देश में। इन लुटेरों को भगाना पड़ेगा। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था, देश के सारे किसान इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हैं। लड़ाई राजस्थान से ही लड़ी जाएगी। यहाँ के लोग गर्मी में भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि अब की बार लाल किले के बजाय संसद पर किसानों के ट्रैक्टर पहुंचेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले में हमारे लोगों को फंसाने का काम किया गया। सरकार ने सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी की सीटों पर बम्पर इजाफा, मगर सत्ता से रहेगी दूर। बंगाल में हो रही ममता बनर्जी की वापसी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के कयास लगाता एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के नतीजे आ गए हैं। 26 फरवरी तक किए गए इस ओपिनियन पोल में लोगों से रायशुमारी की गई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी कर रही है। ओपिनियन पोल में टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिल रही है और बीजेपी को 92 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अलावा कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को 31 से 39 सीटें मिल रही है। बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या? ओपिनियन पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहने वाला है। पोल में 38% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। बिजली पानी को 17% लोग, कोरोना को 14% लोग चुनाव का बड़ा मुद्दा मानते हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी को जिस भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रही है, उसे पोल में लोग ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानते हैं। सिर्फ 4% लोग कानून व्यवस्था को मुद्दा मानते हैं और 12% लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा मानते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021 चुनाव की घोषणा के बाद एक्शन में ममता बनर्जी। बीजेपी को रोकने के लिए बनाई ये खास रणनीति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी एक्शन में आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी को रोकने के लिए खास प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि चुनाव से संबंधित सभी तरह की मंत्रणा और एक्शन के लिए एक इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी सहित 11 लोगों को शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की
तिथि निर्धारित होते ही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को ही कोर कमेटी की बैठक की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने किया, जहां चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक समाप्त होने के बाद संवाददाताओं से मुखातिब हुए तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल पार्थ चटर्जी ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। चटर्जी ने आगे बताया कि इस कमेटी में पार्टी सुप्रीमो सुश्री बनर्जी और उनके अलावा सुब्रत बख्शी, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत राय, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य, डेरेक ओब्रायन और सुब्रत मुखर्जी शामिल हैं। यह कमेटी चुनाव के मद्देनजर पार्टी की हर गतिविधियों का संचालन करेगी। चुनाव आयोग पर भड़की ममता। इससे पहले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराए जाने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। बनर्जी ने कालीघाट के अपने आवास स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के हिसाब से चुनावी तारीखों का ऐलान किया है। ममता ने आगे कहा कि भाजपा ने जो कहा है, क्या चुनाव आयोग ने वही किया है? असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जब एक चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं, तो बंगाल में 8 चरण में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया? राज्य के एक ही जिले में 2-3 चरणों में चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में ममता की ही चलेगी मर्जी, तेजस्वी ने कहा। जितनी भी सीटें दे दीदी, लड़ेंगे जरूर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में राजद के लिए जमीन तैयार करने की जिम्मेवारी पहले तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक के हवाले थी, किंतु चुनाव की घोषणा होने के साथ ही इस काम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच में ही तेजस्वी ने 3 दिनों का समय निकाला है और दोनों राज्यों के चुनावी दौरे पर निकल गए। गुवाहाटी में उन्होंने असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा एवं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के बदरुद्दीन अजमल से मुलाकात की है। रविवार को कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलना है। तेजस्वी की पूरी कवायद को तालमेल की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। खबर ये भी है कि राजद ने सीटों के मसले पर जिद छोड़ने का मूड बना लिया है। मतलब ममता अपनी मर्जी से 1-2 सीटें भी दे देंगी तो राजद को वह भी मंजूर हो जाएगा। राजद ने अपने 2 बड़े नेताओं को 3 हफ्ते से पश्चिम बंगाल और असम के अभियान पर लगा रखा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं श्याम रजक ने 2 सप्ताह पहले ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी मुलाकात की थी। राजद का प्रस्ताव रखा था जिसमें कुल 6 सीटों की मांग थी, किंतु तृणमूल की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, तो निराशा स्वाभाविक है। चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही राजद की बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि कांग्रेस और वाम दलों के मोर्चे ने राजद के लिए दरवाजा खोल रखा है। उन्हें आज भी इंतजार है, जबकि राजद की प्राथमिकता में ममता बनर्जी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल और असम की यात्रा पर जा सकते हैं पीएम, लेकिन किसान आंदोलन पर बोले पी चिदम्बरम। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार 27 फरवरी को कहा है कि मंदी के दौर में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि दर देने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसा कि वो देश के दुश्मन हो। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी केरल, असम जा सकते हैं, लेकिन 20 किलोमीटर दूर पर बैठे किसानों से मिलने नहीं जा सकते। उन्होंने ट्वीट किया, मंदी के वर्ष में भी कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि का पुरस्कार प्रदर्शनकारी किसानों को ऐसे दिया जा रहा है मानो वे राज्य के दुश्मन हो। पीएम केरल से असम तक जाते हैं, लेकिन दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों से मिलने के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा करने का समय उनके पास नहीं है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, फिर भी वह दावा करेंगे कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी है, या यह भी दावा करेंगे कि सभी किसानों को एमएसपी मिल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल बेच सकते हैं। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानून कृषि व्यवसाय को नष्ट करने और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु, राहुल गांधी बोले, करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर अटैक करती है। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम मोदी भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों से निर्वाचित संस्थानों और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान यह भी कहा कि मैं करप्ट नहीं हूं, इसलिए बीजेपी 24 घंटे मुझ पर हमला करती है। थूथुकुडी में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र एक झटके में नहीं खत्म होता है, यह धीरे धीरे खत्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्थानों के संतुलन को तबाह कर दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने महिलाओं के आरक्षण की बात पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका और संसद दोनों में महिलाओं के आरक्षण का हिमायती हूँ। हर जगह भारतीय पुरुषों को महिलाओं को भी उसी नजर से देखना चाहिए जिससे वो खुद को देखते हैं।
रिलायंस और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीएम मोदी उपयोगी हैं या व्यर्थ हैं, सवाल ये है कि वो किसके लिए उपयोगी हैं। पीएम मोदी दो लोगों के लिए काफी उपयोगी हैं, हम दो हमारे दो। ये लोग पीएम का इस्तेमाल अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इनके लिए पीएम मोदी उपयोगी हैं और गरीबों के लिए व्यर्थ हैं। एक देश एक भाषा को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तमिलनाडु के लोगों के लिए तमिल महत्वपूर्ण भाषा है, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी एक देश एक भाषा के जरिए राज्यों पर हिंदी थोपना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि वो तमिलनाडु को रिमोट कंट्रोल से तमिलनाडु को कंट्रोल कर लेंगे, हम रिमोट से बैटरी निकाल लेंगे और उनसे कंट्रोल छीन लेंगे। इस दौरान उन्होंने राम बहादुर क्रूज फर्नांडिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनके विचार यहाँ की पेयजल स्कीम में देखे जा सकता है। क्रूज फर्नांडिस जैसे नेताओं ने पूरे विश्व को प्रेरित किया है। उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद की, मजबूत लोगों के खिलाफ कमजोर लोगों के साथ खड़े हुए। उन्होंने सत्ता के अहंकार को चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है, तमिलनाडु को कंट्रोल करने की मंशा वाला कोई भी शख्स सफल नहीं हुआ है। हम तमिलनाडु में ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों की रक्षा करेगी, उन पर गोलियां नहीं चलाएंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी के घर हुआ 10 घंटे का महायज्ञ, जगन्नाथ मंदिर से आए थे पंडित पुरोहित। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने विधानसभा के कार्यक्रम की घोषणा से पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों के एक समूह द्वारा पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे की महायज्ञ का आयोजन किया। राज्य में चुनाव, देश भर के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर लगभग 10 घंटे के महायज्ञ का आयोजन किया गया। बता दें कि इस पूजा के लिए पुरी के जगन्नाथ मंदिर से पंडितों और सेवादारों को बुलाया गया था। ममता बनर्जी, उनके भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी, उनके भाई और पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने इस यज्ञ में भाग लिया। एक टीएमसी नेता ने बताया कि पंडित और सेवक गुरुवार सुबह कोलकाता पहुंचे। सुबह 7 बजे शुरू हुआ यज्ञ शाम 5 बजे तक जारी रहा। ये यज्ञ मंदिर के जगन्नाथ स्वयं महापात्र ने कराया। महापात्र भगवान जगन्नाथ के वह बड़ाग्राही या अंगरक्षक होते हैं जब देवता को रथ यात्रा के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। महापात्र ने कहा, मैं लंबे समय से मुख्यमंत्री आवास पर पूजा करा रहा हूं। यह उनके घर पर एक वार्षिक अनुष्ठान है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने चुनावों के दौरान बंगाल में शांति के लिए प्रार्थना की। मैंने उन्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया है। प्रभु उन्हें जीवन में और चुनाव में भी आशीर्वाद देंगे। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा। इससे पहले यहाँ 7 चरणों में चुनाव कराए गए हैं। इधर असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एक चरण में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। चुनावों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बंगाल सहित 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों का ऐलान करते हुए भरोसा दिया है कि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। साथ ही सुरक्षा के भी पर्याप्त बंदोबस्त किए गए हैं। इस बीच उन्होंने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाए गए जरूरी एहतियाती कदमों की भी जानकारी दी। इसमें वोटरों के लिए मास्क जरूरी होगा। साथ ही सभी राज्यों में पुख्ता सुरक्षा इंतजामों को लेकर विशेष पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव पर क्यों बोले प्रशांत किशोर, 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। जी हां दोस्तों, तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल चुनाव की मुनादी हो चुकी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल चुनाव से ठीक पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक पुराने ट्वीट पर टिके रहने की भी बात कही है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भाजपा को 99 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। शनिवार की सुबह अपने एक ट्वीट में प्रशांत किशोर ने कहा, भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। प्रशांत किशोर ने अपने इस ट्वीट में पिछले दावे को भी याद दिलाया। उन्होंने 21 दिसंबर को किए गए एक ट्वीट के बारे में याद दिलाया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि बंगाल में बीजेपी की 99 से अधिक सीटें आई तो वह चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। उसी ट्वीट की याद दिलाकर प्रशांत ने शनिवार को कहा कि 2 मई को नतीजे आने के बाद आप मुझे मेरा पिछला ट्वीट याद दिला देना। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के 18 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की कंपनी आई-पैक को हायर किया। प्रशांत किशोर का दावा ऐसे वक्त में किया था जब अमित शाह दावा कर चुके हैं कि उनकी पार्टी बंगाल विधानसभा के अगले चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें लाकर सरकार बनाएगी।
पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे और वोटों की गिनती बाकी 4 राज्यों के साथ ही 2 मई को होगी। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का 1 अप्रैल को, तीसरे चरण का 6 अप्रैल को, चौथे चरण का 10 अप्रैल को, पांचवें चरण का 17 अप्रैल को, छठे चरण का 22 अप्रैल को, सातवें चरण का 26 अप्रैल को और अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 2016 में 6 चरणों में 4 अप्रैल से 5 मई के बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलनों के जरिए योगी सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस संगठन को भी मजबूत करने की बन रही रणनीति। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीते 32 सालों से सत्ता से बाहर रहने वाली कांग्रेस 2022 में मजबूत वापसी के लिए जोर आजमाइश कर रही है। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलनरत है। वहीं दूसरी ओर पार्टी अपने संगठन को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। प्रदेश में आंदोलन को जमीनी स्तर पर भी धारदार बनाने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रणनीति भी तैयार कर रही है। पार्टी जनता को लुभाने के लिए चुनाव से पहले ही अपना जन घोषणा पत्र तैयार करेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद से पार्टी में नई जान आ गई है। बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भले ही अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली हो, लेकिन उब्भा से लेकर हाथरस तक जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदेश सरकार की मजबूती घेरेबंदी की है, उससे कार्यकर्ताओं में जोश है। इस जोश का असर आगामी चुनाव में निश्चित रूप से नजर आएगा। अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस पहले से ज्यादा धारदार नजर आ रही है। बीते 10 सालों में कांग्रेस इतनी सक्रिय कभी नजर नहीं आई जितना प्रियंका और अजय कुमार लल्लू की जोड़ी के आने के बाद दिख रही है। मात्र 7 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल के रूप में नजर आई है। योगी सरकार को घेरने वाले किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस ने मौका नहीं छोड़ा। कोरोना काल में मजदूरों की घर वापसी के लिए बस का मामला हो या फिर सीएए का, कांग्रेस हर मौके पर जनता के पक्ष में खड़ी होकर भाजपा सरकार को बैकफुट पर ढकेलने में जुटी रही। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिण में राहुल गांधी, जम्मू में जुट रहे कांग्रेस के G23 नेता करेंगे बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई और राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले बयान के बाद पार्टी के सीनियर नेता आज जम्मू में जुट रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी आज से तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर हैं। ये वे 23 नेता हैं जिन्होंने शीर्ष नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। इन्हें G23 के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू पहुंचने वालों में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व यूपी कांग्रेस प्रमुख राज बब्बर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल शामिल हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के भी उनके साथ आने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आज जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली नामक एक एनजीओ के समारोह में मंच साझा करने जा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद इस एनजीओ के प्रमुख हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि असंतुष्ट नेता पार्टी के कामकाज पर सवाल खड़े कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि वरिष्ठ नेताओं का दौरा आधिकारिक नहीं है। सूत्रों ने बताया, ना तो हमने इन नेताओं की यात्रा के लिए कहा है और ना ही दिल्ली में पार्टी आलाकमान ने उन्हें जम्मू का दौरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया है। लेकिन आजाद साहब की जम्मू यात्रा के बारे में पता चलने के बाद हमने उनसे जम्मू कश्मीर इकाई के कांग्रेस कमेटी का कार्यालय में नेताओं से मिलने का अनुरोध किया। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस में असंतुष्टों के समूह को राहुल गांधी की हालिया उत्तर दक्षिण टिप्पणी से नाखुश माना जा रहा है। कांग्रेस के ये सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद को फिर से राज्यसभा के लिए नामित न किए जाने से भी नाराज हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि जम्मू में पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान आजाद ने स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। माना जाता है कि उन्हें जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इस बीच शुक्रवार को जम्मू में पार्टी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आजाद ने कहा कि कांग्रेस आगामी 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही थी। गुलाम नबी आजाद ने इंडिया टुडे के सवाल के जवाब में कहा, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, हम मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। इस सवाल पर कि क्या वह अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापस आएंगे, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की चिंता है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीएम मीर ने शुक्रवार को कहा कि आने वाले दिनों में गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जीएम मीर ने शुक्रवार को कहा, हम खुश हैं कि आजाद साहब ने जम्मू में पार्टी कार्यालय का दौरा किया। वह 3 दिन की जम्मू यात्रा पर हैं। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। मुझे अन्य वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं की यात्रा के बारे में जानकारी नहीं है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जहां तक आजाद साहब का सवाल है, उनका नेतृत्व और राजनीतिक कौशल जम्मू कश्मीर में पार्टी की मदद करने वाला है। वह हमारे वरिष्ठ नेता हैं। वह जम्मू कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर में सीएम का चेहरा पार्टी हाईकमान उन्हें बना रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
5 राज्यों में चुनावी शंखनाद, लेकिन कोरोना संकट के बीच मतदान कराना रहेगा चुनौती। जी हां दोस्तों, देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कोरोना के खतरे के मद्देनजर एहतियात बरतते हुए बिहार विधानसभा चुनाव की तर्ज पर संभावित गाइडलाइन तैयार की जा सकती है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को इन राज्यों के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल और तमिलनाडु समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव वैसे समय में हो रहे हैं जब कोरोना संकट में है। कोरोना के केस कम होने के बाद फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में महामारी के प्रकोप के बीच चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में शामिल सभी लोगों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। चुनाव को लेकर कुछ अहम गाइडलाइंस तैयार की जा सकती हैं। पहला, नामांकन के पर्चे दाखिल करते वक्त उम्मीदवार के साथ न्यूनतम तय संख्या में लोग रहें या फिर उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी दाखिल कर सकते हैं। यही नहीं, चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। दूसरा, रोड शो के दौरान उम्मीदवार तय संख्या से ज्यादा वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, मतदान के दिन अगर किसी मतदाता को बुखार, खांसी जैसे कोरोना वायरस से संक्रमण के लक्षण भी दिखे तो उन्हें एक टोकन दिया जाएगा। उस टोकन के माध्यम से वे मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल पाएंगे। चौथा, ईवीएम मशीन में अपना मतदान करने से पहले मतदाताओं को मास्क और दस्ताने दिए जाएंगे। पांचवा, हर एक मतदान केंद्र पर निर्धारित संख्या में ही मतदाता वोट दे पाएंगे। छठा, सभी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र के अहाते में पूरे समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मतदान से पहले अधिकारियों और उम्मीदवारों की पोलिंग एजेंट के सामने जिसे पहचान जाहिर करने के दौरान ही थोड़ी देर के लिए उन्हें मास्क हटाना होगा। और सातवां, कोरोना संक्रमण के दौरान एहतियातन तन्हाई में या क्वारंटीन हुए मरीज मतदाताओं को स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की इजाजत होगी। इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए तमाम उपाय भी किए जाएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।